हर साल करीब 80 से 90 हज़ार लोगों की जान जाती है इससे। और इसी कारण से इंडिया टोटल 24 से 26% का लोड लेता है इस बीमारी का। तो कैप्शन पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के टॉपिक क्या है। तो मैं आपको ज़रा इस बीमारी के यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के थोड़ा हिस्टोरिक पॉइंट बताता हूँ कि आखिर हिस्ट्री में सबसे पहले कहाँ से सुनने को मिला इस बीमारी के बारे में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस और रोमन एरा के बारे में। तब एक बार का वहाँ का वाक़या है कि कई बार गांव के लोगों में अचानक से चीज़ देखी गई कि उन्हें खांसी आती थी, खांसी में कफ स्पूटम निकलता था और मुंह से खून निकलता था, बहुत फीवर होती थी, कमज़ोरी होती थी और बुखार होता था और एंड में उनकी जान चली जाती थी। तो ये एक से दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे करते करते काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी बीमारी और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फैलने लगी और मौतें भी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये वो दौर था जब मेडिकल साइंस आज के मुकाबले इतना एडवांस नहीं था और तब कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं थी। उस टाइम जो भी था चर्च था और चर्च के ही फैसले को सारे स्वीकार करते थे। और एक बात, साइंस उस टाइम पे चर्च के खिलाफ माना जाता था और साइंस को प्रैक्टिस करने की सज़ाएं भी मिलती थी। तो चर्च ने इस चीज़ को देख के बोला गया कि ये एक श्राप है जो कि कुछ लोगों में है और जो इन लोगों के संपर्क में आता है उनके अंदर ये श्राप ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि श्रापित लोगों से श्राप और लोगों में फैल रहा है। तो चर्च ने ये इलाज बताया कि इन लोगों को उठा के नाव से या कह लो पानी के जहाज़ से किसी वीरान सुनसान टापू पे छोड़ाया जाए और उन्हें वहाँ पे मरने दिया जाए, जिससे ये श्राप और अन्य लोगों में नहीं फैलेगी। तो ये कई बार ग्रीक और रोमन एरा की जो कह लो हिस्टोरिक किताबें हैं उसमें कई बार मिलती हैं, लेकिन पुख्ता सबूत मिली है इज़राइल में। करीब आज से 9000 साल पहले एक माँ बेटे की कब्र मिली थी, लाश मिली थी कह लो, जिसको खोदा था, तो उनके अंदर से ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया मिले थे। अगर वही मैं इंडिया की बात करूं तो करीब 3300 साल पहले रिपोर्टेड केस है इंडिया का ट्यूबरक्लोसिस का। हालांकि कि वेदास में, आयुर्वेद में और संहिताज में इस बीमारी के बारे में वर्णन किया गया है। चाइना की बात करूं तो करीब 2300 साल पुराना ट्यूबरक्लोसिस का एक रिपोर्टेड केस है। तो ये बीमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और आज भी इसका कोई एज सच जैसे नॉर्मल एक बुखार का या किसी चीज़ का इलाज होता है कि दवा खाई और ठीक हो गया, नहीं है। इसका काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट है और आज भी इससे काफ़ी लोग ग्रसित होते हैं हिंदुस्तान में फैलने का कारण इसका 2-3 है। पहला तो है ओवर पॉपुलेशन, दूसरा है पोल्यूशन जिसके कारण काफ़ी सारे ट्यूबरकुलाई जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तीसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस और चौथा है ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेना या पूरी तरीके से ट्रीटमेंट या दवा का कोर्स पूरा नहीं करना। और उसके बाद एक और मेजर कारण है कि पहले के ज़माने में इसे पुअर्स मैन डिजीज़ भी कहते थे, यानी कि गरीबों की बीमारी, पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जो अमीर से अमीर प्लस मिडिल से मिडिल तबके का जो इंसान है वो अपने खाने में जो है नकली मिलावटी खाने खा रहा है, यानी कि जैसे रिफाइन ऑयल हो गया एक्सेट्रा, प्लस जो आप जो कह लो डाइट आप लेते हो उसमें आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हो, उसके कारण क्या होता है आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और डाउन इम्यूनिटी में ट्यूबरक्लोसिस जल्दी अटैक करता है। तो इसीलिए आज ये बीमारी हर तबके के लोग को हो रही है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मल्टी क्लासेस में बाय सुमन कुमार। और इस चैनल का खुद का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, इसमें आपको आईडी लिखी हुई मिल रही है study_MLT255। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं इस चैनल को। तो जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इसका मेन कॉजेटिव बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरिया, बेसिकली एक फैमिली है जिसके अंदर का स्पीशीज़ होता है ट्यूबरकुलाई जो इस बीमारी को फैलाता है ट्यूबरक्लोसिस को। तो माइकोबैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरिया इसलिए रखा गया बिकॉज जब इसे फर्स्ट टाइम खोजा गया था, ठीक है, तब इसकी जो रूप थी या इसके दिखने में जो कह लो ये फंगस जैसा था। तो कई बार साइंटिस्ट के बीच में बहस छिड़ी थी कि ये फंगस है या बैक्टीरिया है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो इसे लास्ट में नाम दिया गया फंगस लाइक बैक्टीरिया, यानी कि माइकोबैक्टीरिया। माइकोलॉजी आपने पढ़ा ना, माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस, वैसे ही माइकोबैक्टीरिया मतलब फंगस लाइक बैक्टीरिया। ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं कुछ मायनों में, नॉट
स्ट्रांगली पॉजिटिव बट स्लाइटली ग्राम पॉजिटिव होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया है ये। इसके दो मेन फैमिली मेंबर्स हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री लेप्रोसी कॉज करता है, कुष्ठ रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इस क्लास में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ही पढ़ेंगे मेजरली, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने इसको डिस्कवर किया था। ये एसिड फास्ट होते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, यानी कि पक्के ऑक्सीजन लेवल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। स्लाइटली कर्व्ड रॉड होते हैं और थिक सेल वॉल होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल कंटेन्स माइकोलिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट 20% H2SO4। सेल वॉल के अंदर इनके माइकोलिक एसिड होता है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि जो कि रेजिस्ट करता है 20% H2SO4 से डीकलराइजेशन में भी, ठीक है। यही हम यूज़ भी करते हैं ना ज़ेडेंस्टेन में। नेक्स्ट, ये अल्कोहल फास्ट होता है, यानी कि अल्कोहल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के हम कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। कफ विथ और विदाउट ब्लड, हाई ग्रेड फीवर स्पेशली इन द इवनिंग, वेट लॉस, वीकनेस, नाइट स्वेट्स, चेस्ट पेन, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इसका जनरेशन टाइम है 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे में ये अपनी नई प्रजनी यानी कि नए बच्चा पैदा कर लेता है, या कह लो डिवाइड होके फुल्ली तैयार हो जाता है 20 घंटे के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, आप इसमें आप देखना, ऑब्जर्व करना, ये सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस के। वेट लॉस होगा आपको, स्पूटम में ब्लड आएगा, चेस्ट में पेन होगा, टायर्डनेस मतलब बहुत जल्दी थकान फील होएगी, नाइट में स्वेट होएगी यानी कि रात में बुखार चढ़ेगा, फीवर आएगा, परसिस्टेंट कफ विथ स्पूटम यानी कि बार बार कफ निकलेगा खांसी में और आपको स्पूटम भी निकलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पे हम ध्यान देते हैं कि आखिर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है। सैंपल हम कौन कौन सा लेंगे, स्पूटम इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड इन पल्मोनरी टीबी, अगर आपको पल्मोनरी टीबी है, ठीक है, तो आपको स्पूटम मोस्ट आपका फेवरेबल सैंपल है। ब्रोंकियल वॉशिंग हो सकता है, उसके बाद ब्रशिंग या बायोप्सी हो सकती है, या फिर अर्ली मॉर्निंग गैस्ट्रिक एस्पिरेट भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब स्पूटम की बात करें तो इट इज़ बेस्ट कलेक्टेड इन द मॉर्निंग बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले आपको स्पूटम अर्ली मॉर्निंग लेना है और डीप कफ लेना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्पूटम इज़ यूज्ड फॉर स्मीयरिंग फॉर ज़ेडेंस्टेन, कल्चरिंग और एंड फॉर जीन एक्सपर्ट MTB रिफेम्पसिन। स्पूटम से हम क्या कर सकते हैं, ज़ेडेंस्टेन लगा सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं और जीन एक्सपर्ट में हम अपना जेनेटिक स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब एक स्टार पॉइंट दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि बिफोर एग्जामिनेशन द सैंपल इज़ डीकंटामिनेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। एग्जैक्टली जो सैंपल होता है उसको हम डीकंटामिनेट भी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी करते किससे वो हमें पता रहना चाहिए। पहला है पीट्रॉफ मेथड्स, मोस्ट कॉमनली यूज यही होता है। इसमें क्या होता है, 4% NaOH होता है और प्लस हम नैल की यूज़ कर सकते हैं। नैल का मतलब क्या होता है, N एसिटाइल L सिस्टीन, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं पीट्रॉफ मेथड में। इसमें नैल की ये चीज़ क्या है, ज़रा ये भी पढ़ लो, कई बार ये पूछा जाता है वाइवा में, प्लस आपके कई बार MCQs में भी आया हुआ है। नैल बेसिकली एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, यानी कि म्यूकस को तोड़ने वाला एजेंट है, और ये म्यूकस के अंदर जो सल्फर बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली उसको टारगेट करता है, ठीक है। अगला मेथड है डिकंटामिनेशन का फ्लोटेशन मेथड, फिर है ऑटोक्लेव मेथड, ऐसे तो बहुत है बट हम पीट्रॉफ ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन हम कैसे करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक डीप कफ इज़ प्रेफर्ड सैंपल, ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट डीप कफ अंदर से खींचा जाता है, वो सैंपल मोस्ट प्रेफर्ड होता है। सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड इन अ वाइट माउथ कंटेनर, एग्जाम्पल यूरिकॉल, ये देखो यूरिकॉल दिख रहा है, इसमें डालना चाहिए क्योंकि इसका वाइड माउथ है। पतले माउथ का कोई बिज्जू बोतल या कुछ ऐसा मत देना, ठीक है। वाइड माउथ इसलिए बोला गया ताकि जो जितना मोटा कफ या जितना ज़्यादा कफ आएगा वो ठीक है। और एक और बात, सैंपल के बाहर कफ वफ नहीं होना चाहिए, लटका छटका नहीं होना चाहिए, वरना वो सबको फैल जाएगी बीमारी, ठीक है। लेबल द वाइड माउथ कंटेनर, लेबलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई पेशेंट कौन है क्या है। फिर प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, इससे स्मीयर होना चाहिए। परफॉर्म कल्चर एंड जेनेटिक एग्जामिनेशन उसी सैंपल से, ठीक है। अब है स्मीयर माइक्रोस्कोपी या ज़ेडेंस्टीन। अब हम स्मीयर बनाएंगे अपने सैंपल से। कैसे बनता है ये, सबसे पहले कुछ जनरल बात बताता हूँ। मोस्ट रैपिड है, बहुत जल्दी बनता है इसमें। मोर देन 10,000 बेसिलाई पर ml ऑफ स्पूटम,
यानी कि अगर आपको स्मीयर माइक्रोस्कोपी करनी है, ज़ेडन बनाना है, तो आपके जो स्पूटम सैंपल है उसमें कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा पर ml ऑफ स्पूटम में बेसिलाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये सेंसिटिविटी शो करेगा ज़ेडन या स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लडी पार्ट और द ग्रीनिश पार्ट ऑफ द स्पूटम इज यूज फॉर द स्मीयर प्रिपरेशन। एग्जैक्टली, जो दी मोस्ट एबनॉर्मल पार्ट होगा आपके स्पूटम का, आपके पेशेंट के स्पूटम का, आप उसी को यूज़ करोगे फॉर स्मीयर माइक्रोस्कोपी या कल्चर के लिए या जीन एग्जामिनेशन के लिए। समझ गए? इन जेडन स्टेन 100 फील्ड्स आर एग्जामिन बिफोर गिविंग द नेगेटिव रिपोर्ट। एग्जैक्टली, अगर आप जेडन स्टेन कर रहे हो तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप कम से कम 100 फील्ड आप रिपोर्ट करोगे या कह लो एग्जामिन करोगे, तभी आप नेगेटिव रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज मोर सेंसिटिव एंड रैपिड, इट इज़ यूज्ड व्हेन एक्सेस ऑफ स्मीयर आर टू बी स्टडीड। एग्जैक्टली, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जिसमें हम ऑरोमिन और रोडोमिन यूज़ करते हैं, वो वो जेडन स्टेन से ज़्यादा सेंसिटिव है, रैपिड भी है, और उसको तब यूज़ किया जाता है जब स्मीयर्स की जो या कह लो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो, ये रिपोर्टिंग है कुछ, कैसे रिपोर्ट करते हैं ये देखो। पहला ऊपर है, सबसे ऊपर ध्यान देना कर्सर पे, नंबर ऑफ बेसिलाई, उसके बाद है रिजल्ट टू बी रिपोर्टेड। अब हम इधर देखते हैं, अगर कोई नंबर ऑफ बेसिलाई आपको है ना 0 मिलता है, नो मिलता है, AFB पर 100 ऑयल इमर्शन, तो रिपोर्ट आप 0 दोगे। यानी कि अगर कोई भी बेसिलाई आपको नहीं दिखा किसी भी 100 फील्ड में, तो आप उसे 0 दोगे, रिपोर्ट की नहीं है। अगर 1 से 9 बेसिलाई मिलते हैं AFB पर 100 ऑयल इमर्शन, तो आप स्कैंटी या फिर नंबर ऑफ बेसिलाई लिख दोगे। अगर आपको 10 से 99 के बीच में 100 कह लो आप, ये स्मीयर या फील्ड जो भी कह लो में दिखता है आपको 10 से 99 करीब आपको AFB मिलता है हर 100 फील्ड में, तो आप 1+ दोगे। 1 से 10 अगर आपको पर फील्ड मिलता है तब आप 2+ दोगे। अगर 10 या 10 से ज़्यादा आपको पर फील्ड अगर बेसिलाई मिलते हैं तो आप 3+ दोगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चाहिए तो, अगर आपको कोई भी बेसिलाई नहीं दिखता तब, है ना, 100 फील्ड में, तो आप 0 दोगे। अगर 1 से 99 बेसिलाई मिलते हैं 100 फील्ड में, तब आप स्कैंटी या फिर नंबर ऑफ AFB लिख दोगे। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में लंग्स में ऑलमोस्ट हर किसी के 1 से 9 के बीच में बेसिलाई मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ का कंडीशन ऐसा है, पोल्यूशन इतना है, डस्टी इन्वायरमेंट है और ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, इस कारण से भी। ठीक है, एक बार की बात है, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इमिग्रेशन ऑफिस अमेरिका में इंडियंस को रोक दिया था बिकॉज दे वर TB पॉजिटिव, बट इन इंडिया इट वॉज ओके। वाई? बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉर्मल कॉमन फ्लोरा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ 1 से 9 के बीच में भी बहुत सीरियसली ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ये 1 से 9 नहीं मिलता लोगों के लंग्स में ये। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर 10 से 99 बेसिलाई मिलते हैं आपके, ठीक है, AFB पर 100 ऑयल इमर्शन, यानी कि 100 फील्ड में अगर आपको 10 से 99 मिलते तो आप 1 पॉजिटिव दोगे, 1+ दोगे। अगर 1 से 10 बेसिलाई पर फील्ड मिलते हैं तब आप 2 स्टार दोगे, 2+ दोगे। अगर 10 या 10 से ज़्यादा AFB मिलते हैं आपको पर फील्ड, तो आप 3+ दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, कुछ जेडन स्टेन में ऐसा कुछ आपको ये AFB दिखेंगे, ये देख लो, कर्व रॉड्स थोड़े थोड़े से, है ना, कुछ ऐसे है। ये आप देखो, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर ऐसे ग्लो करते हैं, इसीलिए बहुत इजी और बहुत सेंसिटिव बोला गया है, और ये फास्ट भी है, इसीलिए गिनने में आसानी होती है। अब आते हैं जेनेटिक एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि आखिर जेनेटिक एग्जामिनेशन क्या कहता है इसके बारे में। एक हाथ उड़ गया, ये रहा, ये देखो, जेनेटिक एग्जामिनेशन, दीज आर अल्टरनेटिव फॉर स्मीयर माइक्रोस्कोपी। चलो ठीक है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी का ये एक तरीके का अल्टरनेट है। इंपॉर्टेंट टेस्ट आर, इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है वो देखते हैं। पहला है जीनोटाइपिक मेथड, मॉलिकुलर मेथड जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या आता है, CBNET, इसका फुल फॉर्म है कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। TMA, ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन। NAA, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। जीन एक्सपर्ट, MTB, RIF यानी कि रिफेम्पसिन। ठीक है, PCR एंड में तो है ही है। नेक्स्ट है फिनोटाइपिक मेथड, इसमें लाइन प्रोब ऐसे, ल्यूसिफरेज ऐसे, बीकन ऐसे और एलिस्पॉट। ठीक है, एक बार बात बता दूं, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइवा में कई बार आपको पूछा जा सकता है। जो लोग नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग MBBS पढ़ रहे हैं, जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब में पूछा जा सकता है इनका नाम। TB बहुत इंडिया में, मैंने बोला ना, 24 से 26% है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक बात देख लो यहाँ पे, ट्रू नेट इज़ एन इंडियन वर्जन ऑफ सी बी नेट। तो मैं बात बताता हूँ, सी बी नेट जो है वो अमेरिका का खोजा हुआ है और उसी का अल्टरनेटिव है जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया, वो है ट्रू नेट। अगर इन दोनों की सेंसिटिविटी की बात आए तो सी बी नेट ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे ट्रू नेट से, बट ट्रू नेट इसीलिए इंडिया में यूज़ किया जाता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया सामान है और इजी अवेलेबल है, सस्ता बनता है, तो जो पेशेंट्स हैं उनके भी पॉकेट पे इतना हैवी नहीं होता है ये, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट, जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफेम्पिसिन डिटेक्ट्स डीएनए सीक्वेंसिंग स्पेसिफिक फॉर एमटीबीक्लोसिस एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस बाय पीसीआर, ठीक है। अब ये जीन एक्सपर्ट में होता क्या है, बेसिकली ये बताया गया। जीन एक्सपर्ट में क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस जो होता है उनमें, उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग को डिटेक्ट करता है जीन एक्सपर्ट बाय पीसीआर। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, जीन एक्सपर्ट में पीसीआर मेथड के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग डिटेक्ट की जाती है उन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जिनके रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंसी होती है और रिजल्ट्स इसका मिल जाता है 90 मिनट के अंदर। अब मैं बात बताता हूँ, कल्चर पे हम आते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मोस्ट रिलायबल मेथड है, ठीक है। रिलायबल क्यों है, मैं क्योंकि इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो आपका जीन एक्सपर्ट है वो बेसिकली जीन या कह लो डीएनए सीक्वेंसिंग में पढ़ा ना हमने ऊपर, उसकी डिटेक्शन करता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस आपके अंदर मर चुका है या पुराना है ये तो भी उसको पॉजिटिव देगा, लेकिन कल्चर में ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर करंटली ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो कल्चर पॉजिटिव देगा, अदरवाइज नेगेटिव देगा। ओनली जीन एक्सपर्ट का क्या खासियत है कि ये 90 मिनट में रिपोर्ट दे देता है और कल्चर हमारे करीब 4 से 8 हफ्ते लगा देते हैं, करीब 1 से 2 महीना मोटा मोटी। खैर, और दूसरी बात ये भी है कि जीन एक्सपर्ट लगाना थोड़ा प्रोफेशनल है और आसान भी है, बट कल्चर में बहुत मुश्किल है स्टरलिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, कल्चर में 10 to 100 बेसिलाई पर ml ऑफ सैंपल कैन बी डिटेक्टेड, हैंस वेरी सेंसिटिव मेथड। एग्जैक्टली, अगर आपके स्पूटम सैंपल में 10 से 100 बेसिलाई भी पर ml होंगे तो उसको कल्चर मेथड से आप डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वही ज़ेडन में क्या था, मोर देन और इक्वल टू 10,000 बेसिलाई पर ml ऑफ स्पूटम में होनी चाहिए, तभी तभी आपका ज़ेडन उसको डिटेक्ट कर पाएगा या स्मीयरिंग डिटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, लोवेंस्टन जेनसन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एम ट्यूबरक्लोसिस। ऑब्वियसली एलजे मीडिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोस्ट वाइडली यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलजे मीडियम कंसिस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट, एस्परजिन, ग्लिसरॉल, मेलेकाइट ग्रीन एंड हेल्प्स मेलेकाइट ग्रीन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मीडियम एग। यानी कि इसमें ये बात बोली गई है कि एलजे मीडियम में मेलेकाइट ग्रीन जो है ना, आप एक बात मैं बता दूं, मेलेकाइट ग्रीन एक तरह का इंडिकेटर है और हैंस जो है ना उसका एग इधर आ गया है, मुर्गी है, अंडा यहाँ दे दिया मुर्गी ने, ठीक है। तो मुर्गी के अंडे से ये बनता है, बेसिकली एग बेस्ड ये मीडियम है और इसमें मेलेकाइट ग्रीन इसका इंडिकेटर है। ग्लिसरॉल जो हो गया वो एक तरीके का कह लो मॉइस्चराइजिंग इसमें कह लो एजेंट है। सॉल्ट आपका तो पता चल गया, मिनरल सॉल्ट इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, तो कुछ ऐसा इन सब का फंक्शन है। खैर, हालांकि करके आपको मेलेकाइट ग्रीन के बारे में पूछा जाएगा और हैंस एग के बारे में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये एलजे मीडियम की जो है बात, ये आपके जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नॉर्सेट का पेपर आता है उसमें कई बार पूछा गया है कि मीडियम में, जो एलजे मीडियम में इंडिकेटर कौन सा होता है, ठीक है, तो वो है मेलेकाइट ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स 4 to 8 वीक्स फॉर विजिबल ग्रोथ। अभी हमने डिस्कस किया था 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं ग्रोथ देने में। रफ बफ एंड टफ, ये रफ बफ एंड टफ क्या है, जो ग्रोथ आती है 4 से 8 हफ्ते बाद वो करीब देखने में रफ होती है, थोड़ी बफी होती है और थोड़ी टफ जैसी दिखती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये देखो आप, ये सरफेस देखो बड़ी रफ सी दिख रही है, ठीक है, और बफी सी है, थोड़ी ना फुली हुई सी, फुलावट सी है और टफ सी दिख रही है, ऐसे कंक्रीट होती है या सीमेंट होती है टफ हो जाती है ना, तो वैसे ही इसको एक तरीके का बताया गया, रफ बफ एंड टफ, ठीक है। दिस इज एलजे मीडियम और ये आपकी कॉलोनी आई है एमटीबी की, ठीक है। ऐसी दानेदार भी आती है, कई बार रफ बफ एंड टफ भी आती है। नेक्स्ट, यस, ये देखो ये क्या है, ऑटोमेटेड कल्चर मेथड, यानी कि हम जो है माइक्रोबैक्टीरियम थ्रू ऑटोमेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड मीडियम कल्चर विथ ऑटोमेटेड ग्रोथ डिटेक्शन। ठीक है, लिक्विड मीडियम होता है जिसके अंदर हम कल्चर लगाते हैं और ऑटोमेशन के थ्रू हम ग्रोथ डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ इज़ मच फास्टर देन कन्वेंशनल मेथड। ऑब्वियसली ग्रोथ इसमें जो होता है ज़्यादा फास्टर होता है हमारे पुराने मेथड के या नॉर्मल मेथड के मुकाबले। कल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें मेथड्स के नाम क्या क्या होते हैं? रेडियोमेट्रिक बैकटेक 460 TB, बैकटेक MGIT 960 और एक है फिर एलाइजा। नेक्स्ट ना एलाइजा है इसमें। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं जिस पे कर्सर मेरा घूम रहा है वो है रेडियोमेट्रिक बैकटेक 460 TB। इसका एडवांस वर्जन है ये भाई साहब बैकटेक MGIT 960। ये 1 2 3 रैक वाला है। ठीक है, ये मैंने देखा है। वैसे अगर आप और किसी एडवांस लैब में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये काफ़ी कमाल की मशीन है। इसमें देखो कुछ ऐसे काम होता है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे रैक खुल, मैंने बताया ना 1 2 3, ये रैक ऐसे खुल गया बाहर को। इसके अंदर ये देखो ये सारे एम्प्यूल्स या कह लो ट्यूब्स या जो भी आप कह लो, बिज्जू बोतल, इसमें लेबल करके बारकोडिंग से स्कैन करके इसके अंदर डाले जाते हैं। और जैसे इनके अंदर ये देखो ग्रोथ डाला हुआ है ना, ग्रोथ डाला हुआ है, ग्रोथ और कह लो सपोर्टिंग मीडिया, उसके अंदर इनको सपोर्टिंग टेम्परेचर मिलता है। और जैसे इसमें अंदर कोई पॉजिटिव आता है या किसी का नेगेटिव होने का दिन आता है, स्क्रीन पे लेबल हो आता है। इसका पोजीशन देख रहे हो JKLM है ना, और वैसे ही इसके ना पोजीशन होता है 1 2 3 4 करके। तो उसके ऊपर प्लस बार कोड नंबर ये दिखा देता है कि आज इसका डेट हो गया और आज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम करते हैं। काम करोगे इस पर तो मज़ा आएगा। वैसे फर्दर हम और देखते हैं TB को डिटेक्ट करने का और मेथड ये है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या करें, स्किन टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग इन्फेक्शन। ये एक स्किन टेस्ट है जिससे हम इन्फेक्शन को स्क्रीनिंग करते हैं। इसका सबसे बड़ा एक मेथड यही है, मॉन्टेक्स टेस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। ये इंट्राडर्मल टेस्ट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, दिस इज़ अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, काफ़ी लेट है ना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, PPD कहते हैं। ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं एंड इज़ इंजेक्टेड इन फोर आर्म इंटरडर्मली। ठीक है, बेसिकली जो आपका फोर आर्म होता है उसमें जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, ये एक तरीके का जो ट्यूबरकुलाई होता है उसी का प्रोटीन जो होता है उसको प्यूरिफाई करके निकाला जाता है बेसिकली उसी से, और थोड़ा वीक कर दिया जाता है और उसी को इंजेक्ट कर दिया जाता है स्किन में, फोर आर्म में इंटरडर्मली। ठीक है, नेक्स्ट अगला होता क्या है, इंड्यूरेशन इज मेजर्ड आफ्टर 48 to 72 आवर्स, एरिथमा इजंट टेकन इनटू अकाउंट। इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस। जहाँ अगर मान लो मेरे इस पॉइंट पे PPD इंजेक्ट किया हुआ है और इसी हाथ में इंड्यूरेशन है, हार्डनेस आ गई है, ठीक है, गांठ सी बन गई है, तो उसको है ना, उसको मेजर किया जाता है। करीब ये जो इंड्यूरेशन होती है 48 से 72 घंटे, यानी कि 3 दिन के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और एरिथमा यानी कि रेडनेस अगर इस एरिया में हो जाए, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये स्किन है मेरी, अगर वहाँ पे रेडनेस होने लगी तो उसको नहीं लिया जाता है, वो पॉजिटिव नहीं माना जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव हम कैसे कहेंगे, पॉजिटिव इफ इंड्यूरेशन इज़ मोर और इक्वल टू 10 mm, यानी 10 mm या उसके इक्वल में अगर इंड्यूरेशन हो रही है तो उसे पॉजिटिव रखा जाता है। अगर इंड्यूरेशन 6 से 9 mm के बीच में होती है तो हम इस टेस्ट को रिपीट करते हैं। ठीक है, एक नोट करने वाली बात है, मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है अगर बंदे ने BCG की वैक्सीनेशन ली हो तो। ठीक है, ली हो मतलब बचपन में नहीं, तुरंत अगर ली है तो। अब एक और चीज़ है, ये आप देख रहे होंगे, एक्सरे भी होता है TB के पेशेंट्स का, और ऐसे फाइब्रस से स्कार्स दिखते हैं एक्सरे। ये देखो, ये एक नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल बंदे की एक्सरे है, कितना क्लीन और क्लियर है, और ये एक TB के बंदे का देख लो आप एक्सरे, कितना क्लाउडी या फाइब्रस है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। ट्रीटमेंट क्या कहता है TB का, डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म है। आजकल डॉट प्लस भी चल रहा है, जिसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस विच यूजेज सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे उनमें सेकेंड लाइन ड्रग्स को डालने को डॉट्स प्लस बोला जाता है। ठीक है, अब हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB हम पढ़ते हैं, जिसे हम MDR कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं, MDR TB इज़ रेजिस्टेंट टू बोथ INH यानी कि आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इज़ अबाउट 24 to 27 मंथ्स। ठीक है, यानी कि मल्टी ड्रग में क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट में क्या होते हैं, दे आर रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन, और जो MDR की जो ट्रीटमेंट चलती है वो करीब
24 से 27 मंथ्स तक चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इसके एमडीआर के बाद आती है एक्सडीआर, या जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है, एमडीआर प्लस रेजिस्टेंट टू एनी फ्लोरोक्विनिनोल एंड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लाइन ड्रग्स, दैट इज कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमीकासिन। मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ, ये ऑलरेडी इजी तरीके में लिखा हुआ है मैंने, बट मैं और तरीका इजी कर देता हूँ। एक्सटेंसिव ड्रग्स में को हम एक्सडीआर कहते हैं, और एक्सडीआर इज इक्वल टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट तो है ही है उस पेशेंट में, प्लस रेजिस्टेंट टू कैप्रोमियासिन, कैनामाइसिन और अमीकासिन। दिस इज एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी टोटल ट्रीटमेंट का टाइम होता है 24 to 30 मंथ्स। ठीक है, अब नीचे जो डायग्राम देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो, उसमें बताया गया है कि जो पेशेंट टीबी के इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं या ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, या डॉट का कोर्स टोटल 8 मंथ्स का होता है ना, 8 to 10 मंथ्स का होता है, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है वो देखो। उन्हें बार बार वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, स्किन रैशेस होगा, पेन इन एब्डोमेन होगा। ठीक है, लेस कॉमन जो होगा, ठीक है, इनमें देखो एंटी ड्रग नहीं लेने से थायराइड डिसऑर्डर होगा, फिट्स भी आ सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, उनको हियरिंग लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थग्लिया भी हो सकता है। मैंने पुराने लेक्चर्स में आर्थग्लिया का मतलब बताया, जिन्होंने अटेंड किया होगा उन्हें शायद याद होना चाहिए। अब इस बीमारी को हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन मैं आपको ये बताता हूँ। प्रिवेंशन इस चीज़ में धरा करके ऐसे है कि आप जो पेशेंट है, पहली बात अगर भीड़ भाड़ में जाए तो अब नॉर्मली भी मास्क लगा के जाएं। फेस मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ, कपड़े का मास्क नहीं। सर्जिकल मास्क जो सिंगल सर्जिकल मास्क होता है उसको टीबी क्रॉस नहीं कर पाता। दूसरी बात, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस में खुद भी काम करते हैं तो मेक श्योर आप अपना खुद का भी टीबी का जांच बराबर कराएं। सारी जो होती हैं पीपी किट्स पहन के काम करें। प्लस अगर किसी को टीबी हुई पड़ी है तो उसे छुपाएं नहीं, उसको जांच कराएं। ठीक है, अगर आपको डॉट्स के ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको कम्प्लीटली ले और सीरियसली उसको फॉलोअप भी करें, और ये जो टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन है आप सबको बताएं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आने के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना अगर हेल्पफुल हुई हो, रत्ती भर भी अगर इससे अच्छा नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और आगे पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच।